नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि रिग्रेशन लाइंस निकालने की मेथड्स और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा औसत परिवर्तन का माप होता है। अब वापस देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की। तो हमने पढ़ा रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, स्वतंत्र चर में एक इकाई परिवर्तन करने पर आश्रित चर में होने वाला औसत परिवर्तन का जो माप है वह हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है। हमने कहा यह प्रतिगमन रेखा का बीजगणितीय माप है या इसका स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन है। अब दोस्तों बात करते हैं, दो प्रतिगमन रेखाओं के लिए प्रतिगमन गुणांक भी दो होते हैं। दो प्रतिगमन रेखाओं के लिए कितने गुणांक होते हैं दोस्तों? प्रतिगमन गुणांक भी दो होते हैं हमारे। तो हम बात करेंगे देयर आर टू रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर टू रिग्रेशन लाइन। तो पहला हमारा होगा x का y पर प्रतिगमन गुणांक, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y मतलब x ऑन y रेखा का प्रतिगमन गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों जब हम बात करेंगे x ऑन y की, तो हमने कहा था लाइन क्या होती है दोस्तों हमारी, y बराबर x बराबर a प्लस बी वाई। दोस्तों ये जो हमारा b है यही हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो इसको जो डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे दोस्तों बी एक्स वाई से। डिनोट किससे करेंगे? बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? बी एक्स वाई का फॉर्मूला जैसे मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको रिग्रेशन इक्वेशन मेथड में, ये होगा एक्स माइनस एक्स बार फिर आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार। तो दोस्तों इसके बारे में कहा था कि ये हमारा बी एक्स वाई है, तो यही हमारा बी एक्स वाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो आर हमारा यहाँ कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिग्मा एक्स हमारा हो गया यहाँ पर वापस लिख देता हूँ एक बार, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। दोस्तों जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो नीचे वो बाद में आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आर का फॉर्मूला भी पढ़ा था, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के भी वहाँ पर फॉर्मूले पढ़े थे। तो अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूलेस की बात करूँ तो यदि मैं कहूँ, ऊपर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। मैं कहूँ यदि dx बराबर x माइनस एक्स बार है, dy बराबर y माइनस वाई बार है। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने जब कोरिलेशन पढ़ाया था तो मैंने फॉर्मूला लिखा था r बराबर सिग्मा dx इंटू डी वाई बटा सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर इसका रूट, ये मैंने आर बताया था। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सिग्मा एक्स की, तो सिग्मा एक्स हो जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का रूट। सिमिलरली दोस्तों सिग्मा वाई की बात करूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन का रूट। ये फॉर्मूले आपको मैंने पहले भी लिखा रखे हैं। तो ये तो हमारा आर का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा दोस्तों आर का फॉर्मूला हो गया, और नीचे हमारा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का फॉर्मूला हो गया। ये सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर dx क्या है? dx है x माइनस एक्स बार, dy है y माइनस वाई बार। दोस्तों ये सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ। तो बी एक्स वाई का हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकलेगा, वो हमें याद रखना है। तो देखिए मैंने r का फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पुटअप कर दिया दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर सिग्मा एक्स का फॉर्मूला ही लिख दिया। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला हो गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का रूट। ऐसे ही मैंने डी वाई का फॉर्मूला रख दिया, सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन का रूट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा और क्या क्या नहीं कटेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ n से n कट जाएगा, n से n कट जाएगा। यहाँ पर देखें तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर रूट में, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर रूट में, तो इस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा।
हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, हमारे पास दोस्तों बचेगा कि बी एक्स वाई बराबर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ये सिग्मा डी वाई स्क्वायर कहाँ से आया दोस्तों, रूट में सिग्मा डी वाई स्क्वायर है, रूट में सिग्मा डी वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा बी एक्स वाई बराबर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई या डी वाई स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस बाई बार डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया जो हमें याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर हमें इसकी वैल्यूज मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी, हमें केवल सिंपल डायरेक्ट सोल्व करना है। अगर हम आर निकालने चले गए, सिग्मा एक्स निकालने चले गए, सिग्मा वाई निकालने चले गए तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला हो गया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर जाऊंगा। याद रखने का दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तरीका यह है कि ऊपर तो सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई दोनों में आएगा, जो हमारा बाई है वो नीचे बचेगा, क्योंकि बाई बाद में, देखो यहाँ बाई नीचे तो नीचे बाई बचेगा, ये हमें याद रखना है। तो याद रखने का तरीका है, बाकी तो हमें कैलकुलेशन से मैंने बता ही दिया कि कैसे ये निकला। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा बाई पर एक्स का प्रतिबंध गुणांक है, तो ये हमारी जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, वाई ऑन एक्स वाली। हमारी लाइन बनेगी वाई ऑन एक्स की। दोस्तों वाई ऑन एक्स का वही सेम टू सेम, हम इसको क्या कहेंगे, हम इसके लिए जब हमारी लाइन होगी ये हमारी होगी y बराबर ए प्लस बी एक्स। तो हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट पहले हमने कहा था बी एक्स वाई, अब हम करेंगे वी वाई एक्स। ये होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ लाइन वाई ऑन एक्स। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, वही आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब दोस्तों यहाँ से हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे। मैंने आर की वैल्यू पुटअप कर दी, तो आर की वैल्यू अभी मैंने लास्ट स्लाइड बताई थी, यह सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी वाई स्क्वायर। फिर मैंने सिग्मा वाई की वैल्यू पुटअप कर दी, ये हो जाएगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन का रूट, और ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का रूट। अगर देखें दोस्तों तो हमारा यहाँ पर एन से एन कैंसिल हो गया, सिग्मा डी वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये मैं रूट लगाना भूल गया था एक बार, ये नीचे रूट भी आएगा। तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या, सिग्मा डी स्क्वायर का रूट बचा, तो हमारे पास बी बाई एक्स बराबर बचा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटा सिग्मा डी। दोस्तों यहाँ पर x नीचे था तो नीचे x बचेगा, याद रखने का तरीका, या फिर मैं बोल सकता हूँ सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस बाई बार डिवाइडेड बाई सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे बन गया b बाई एक्स का सूत्र डायरेक्ट निकालने का। तो दोस्तों सिंपल है, आपको x माइनस एक्स बार की वैल्यू दे रखी है, y माइनस बाई बार की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। तो दोस्तों आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़। अभी तक जो हमने पढ़ा वो थ्योरेटिकल पोर्शन था, समझने के हिसाब से था, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ पर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं कहूँगा कि हमारा जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है प्रॉपर्टीज़। किसकी, रिग्रेशन की एंड कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़। कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि कोरिलेशन की लिमिट होती है -1 से +1। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी की,
प्रतिगमन गुणांक की सीमा क्या होती है दोस्तों? -∞ से +∞ के बीच में होती है। क्या होती है दोस्तों? -∞ टू, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया -∞ टू +∞। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? प्रतिगमन गुणांक की सीमा -∞ से +∞ के बीच में होती है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। दोस्तों ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है किसकी? रिग्रेशन कोफिशिएंट की। साथ के साथ हम देखते हैं कोरिलेशन की सीमा क्या थी? -1 से +1। तो इसकी हमारी सीमा क्या है? -∞ से +∞। ये आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने कोरिलेशन में भी लिखाई थी, यहाँ भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ, इसका मतलब है b/x इंटू bx/y, इसका रूट किसके बराबर होना चाहिए? r के बराबर। यही क्वेश्चन कहता है। तो दोस्तों देखते हैं होता नहीं होता। b/x का भी अब हमने फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या था? r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इसका फॉर्मूला था r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। दोनों का रूट कर देंगे, ये कट गए दोस्तों आपस में, सिग्मा x और सिग्मा y। हमारे पास क्या बचा? r², और ये किसके बराबर है? r के बराबर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। दोस्तों इस प्रॉपर्टी से संबंधित हमें 2-3 चीजें जो साथ में ध्यान रखनी है। देखिए कैसे, यहां से संगणक में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों अगर मैं कहूं कि r की सीमा क्या होती है? दोस्तों r की सीमा हमने पढ़ी r की सीमा होती है -1 से +1 के बीच में। अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं r² की सीमा क्या होती है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ r²? दोस्तों अगर नेगेटिव में भी कोई r का मान आएगा तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से r² की जो सीमा होती है दोस्तों, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, ये होती है 0 to 1, क्योंकि किसी भी नेगेटिव का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो r² की लिमिट क्या होती है? 0 to 1। और दोस्तों मैंने कहा r का अगर मैं स्क्वायर करूं यहां से, अगर मैं यहां से स्क्वायर करूं तो b/x इंटू bx/y, ये किसके बराबर हो जाएगा? r² के, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? r² के बराबर आएगा। तो अगर ये दोनों r² के बराबर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों का गुणा हमेशा, किन दोनों गुणा? b/x इंटू bx/y का गुणा 0 से 1 के बीच में होगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम के अंदर कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़े होंगे या 1 से छोटे या बराबर होंगे। तो दोस्तों हम अगर बात करें तो दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों वापस समझते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? r के बराबर है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि r² की सीमा 0 से 1 के बीच में, तो इसकी लिमिट भी 0 से 1 के बीच में होगी। यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो गुणा है वह क्या होगा? 0 से 1 के बीच में ही होगा। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा था कि b/x इंटू bx/y इज ग्रेटर देन 1। दूसरा ऑप्शन था b/x इंटू bx/y इज इक्वल्स टू 1। तीसरा ऑप्शन था b/x इंटू bx/y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। और चौथा ऑप्शन था नन। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमारा कौन सा आंसर सही होगा? क्योंकि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है तो स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो क्योंकि दोनों का गुणा लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे।
जहां पर क्या होगा, आपको एक रिग्रेशन कोफिशिएंट दे देंगे, आर का मान दे देंगे तथा दूसरे रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, प्रतीपगमन गुणांकों व सहसंबंध गुणांक के चिन्ह हमेशा समान होंगे। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 दोनों मिला के हमें एग्जाम में दोनों एक साथ मिलकर हमारी काम आएगी। सॉरी माइक निकल गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड 3 दोनों मिला के हम क्या करेंगे, इससे एग्जाम में आंसर निकालेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है दोस्तों, कि प्रतीपगमन गुणांकों व सहसंबंध गुणांकों के चिन्ह हमेशा समान होंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, चिन्ह समान कैसे होंगे। जैसे मैंने कहा b/x, दोस्तों इसका सूत्र क्या है, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इसी तरह से मैंने यहाँ पर और सूत्र लिखा, मैंने लिखा bxy का, इसका सूत्र क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। एक मिनट, ये हो जाएगा r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हम बात करें, ये जो r है ये क्या है, हमारा कोरिलेशन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोरिलेशन है। r क्या है, कोरिलेशन है। r दोस्तों दोनों के लिए कॉमन है। r क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि यहाँ और यहाँ x और y के बीच में सहसंबंध गुणांक है वो अलग अलग नहीं है। मैं चाहे बोलूँ x और y के बीच में, y और x के बीच में, कोरिलेशन का मान दोनों के लिए समान है। हमने पहले क्वेश्चन भी निकाला हुआ है। अब बात करते हैं सिग्मा y और सिग्मा x की। दोस्तों क्योंकि सिग्मा y किसका माप है, विचलन का माप है, अपकिरण का माप है, और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अपकिरण का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। इसका मतलब दोस्तों अगर हम बात करें तो सिग्मा y एंड सिग्मा x ये दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकते। इनका मान 0 या 0 से बड़ा ही संभव है। इसका मतलब दोस्तों ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो r तो दोनों के लिए कॉमन है। तो दोस्तों अगर r नेगेटिव होगा, r अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, और अगर r नेगेटिव है तो b/x और bxy दोनों का मान नेगेटिव ही आएगा। क्लियर। अगर r नेगेटिव है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी दोनों ही नेगेटिव होंगे। तभी तो कहते हैं प्रतीपगमन गुणांकों व सहसंबंध गुणांकों के चिन्ह हमेशा समान होते हैं। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि सहसंबंध गुणांक तो पॉजिटिव में हो, प्रतीपगमन गुणांक नेगेटिव में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर r मेरा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी मेरा पॉजिटिव होगा और ये भी मेरा पॉजिटिव भी होगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर r नेगेटिव है तो b/x और bxy दोनों ही नेगेटिव होंगे। इसी तरह से r पॉजिटिव है तो b/x और bxy दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर एक नेगेटिव है तो बाकी दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो बाकी दोनों पॉजिटिव। तो इनके चिन्ह हमेशा समान होंगे। दोस्तों यहां से जो एक क्वेश्चन बनता है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर क्या कह देता है दोस्तों, एग्जामिनर आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 से मिक्स क्वेश्चन देता है। जैसे मैंने एक दोस्तों आपको सिंपल क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन देखना दोस्तों, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि r बराबर -1/2, r बराबर, एक मिनट, दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आपको दे रखा है b/x बराबर, तो दे रखा है -1/8, और दे रखा है bxy बराबर, यहाँ दे रखा है दोस्तों -4,
और अब आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में सहसंबंध गुणांक क्या होगा, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। यह दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आर बराबर क्या होता है, बी बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का रूट। तो बी बाई एक्स कितना होगा दोस्तों, हमारा बी बाई एक्स हमें दे रखा है -1/8, कितना दे रखा है -1/8 इंटू, फिर क्या करेंगे -4, और इसका हमें रूट करना है। दोस्तों कितना आ गया अंदर, हमारे पास आ गया 1/2 का रूट। अब एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। यहां पर जो इसकी वैल्यू है मैं लिख रहा हूं -2, क्योंकि वो आंसर तभी निकलेगा -2। तो यहां पर भी मैंने कर दिया, यहां पर कर दिया मैंने -2। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 1/4 का रूट। अब दोस्तों r हमारा क्या आएगा, क्या r हमारा 1/2 आएगा, क्या r हमारा, आपके पास इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है -1/2, थर्ड ऑप्शन है 1/4 और फोर्थ ऑप्शन है -1/4। तो r का मान हमारा क्या होगा ये हमें पता करना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, कैलकुलेशन में क्या है, ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और आप इसमें से आंसर बाहर निकाल दोगे 1/2, और 1/2 हमारा हो जाएगा गलत। कारण क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक प्रॉपर्टी तो कहती है कि दोनों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है, बिल्कुल सही है, हमने निकाल लिया। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चिन्ह हमेशा समान होंगे। दोस्तों अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि b/x नेगेटिव है और bxy नेगेटिव है, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो दोस्तों ऐसा संभव ही नहीं है कि r हमारा पॉजिटिव आ जाए, r हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन का आंसर टिक करते समय ये देखना है कि क्या हमें मान ऋणात्मक दे रखा है धनात्मक, क्योंकि रूट के अंदर दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर कोई कहे कि ये मैथमेटिकली है कि √x² क्या होता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं -x और x, ऐसे लिखा जाता है कि या तो इसका मान x है या -x है, हमें पता नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हमारी जो प्रॉपर्टी कहती है, हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि चिन्ह हमेशा समान होंगे। तो दोस्तों अगर बात करें चिन्ह समान होंगे तो क्या r का मान पॉजिटिव आ सकता है, नहीं, हमारे r का मान आएगा 1/2, लेकिन आएगा नेगेटिव में। किस में आएगा दोस्तों, हमारे r का मान क्या आएगा -1/2, r का मान आएगा हमारा -1/2, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि r हमारा जो है वो दोनों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है, और प्रॉपर्टी नंबर कहती है चिन्ह हमेशा समान होंगे। तो हमें चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आंसर टिक करना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/2, लेकिन माइनस का, ये हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, -1/2 जो कि हमारा सही आंसर है। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने की दृष्टि से। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन था रिग्रेशन कोएफिशिएंट y/x आपको दे रखा है, bxy दे रखा है, r का मान निकालना था। r का मान हमें निकलेगा तो माइनस में निकलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 से बड़ा है तो दूसरे का मान निश्चित ही 1 से छोटा होगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 से बड़ा है तो दूसरे का मान निश्चित ही 1 से कम होगा। अभी अभी दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि b/x इंटू bxy इन दोनों का गुणा 1 या 1 से छोटा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था कि हमारा जो r² है उसकी जो लिमिट होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, इसलिए इसकी लिमिट भी हमारी क्या होगी, <= 1 होगी। दोस्तों इसी प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि यदि एक प्रतिगमन गुणांक 1 से बड़ा है, जैसे मैंने बोल दिया b/x बराबर 8 है, तो दोस्तों bxy को निश्चित ही 1 से छोटा होना पड़ेगा, और उतना छोटा होना पड़ेगा
कि इसका मान क्या जाए, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो लेस देन 1 आ जाए। तो दोस्तों अगर एक एक से बड़ा है तो दूसरा एक से छोटा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों का गुणा एक से छोटा होना ही चाहिए। तो ये क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों कि b/x इज ग्रेटर देन 1, तो bx/1 से छोटा होगा, दूसरा bx/1 के बराबर होगा, तीसरा bx/1 से 1 से बड़ा होगा, और चौथा ऑप्शन आपको दे देते हैं नन। तो दोस्तों आपको टिक क्या लगाना है, अगर एक एक से बड़ा है तो दूसरा निश्चित ही एक से छोटा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा bx/y इज लेस देन और इक्वल टू 1। इफ ए रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन अदर मस्ट बी लेस देन 1। बट दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि कोई भी जो दिया हुआ, यदि bx/y, b/x भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी दे सकता है। यदि आपको दे रखा है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब जो दूसरा है, जो भी इसके अलावा है, अगर यहाँ b/x होता तो हम आगे bx/y कर देते, दूसरा एक से छोटा होगा और ये हमारा सत्य होता है। बट अगर कहीं दिया हुआ है, यदि दे रखा है bx/y इज लेस देन 1, तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि b/x एक से छोटा होगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। हम इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं है हम, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों का गुणा एक से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों एक से छोटे भी हो सकते हैं, जैसे 0.4 एंड 0.2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08। तो इसीलिए दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई एक से छोटा तो हो सकता है, बट एक से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या कहेंगे, हम उसमें कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगर ये एक से बड़ा है तो दूसरा निश्चित ही एक से छोटा होगा, लेकिन अगर ये एक से छोटा है तो दूसरे के बारे में हम कमिट नहीं कर सकते कि वो बड़ा होगा या छोटा होगा। हो सकता है दोस्तों वो एक से छोटा भी हो सकता है, वो एक से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर? तो हम दूसरे के बारे में ये कमिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोनों का गुणा एक से छोटा होना कंपलसरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इससे ये क्वेश्चन बनता है, और अगर ये कहते हैं तो हम कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि प्रतिगमन गुणांक मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी आपको याद करनी है कि प्रतिगमन गुणांक जो होते हैं वो मूल बिंदु में परिवर्तन से तो स्वतंत्र होते हैं और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट में बात की थी। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं वो दोनों में परिवर्तन से कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों में, मूल बिंदु और पैमाने, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, जबकि रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे केवल मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, पैमाने में परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं होते हैं, यहां से ये प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद करनी हमें। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें, ये भी काफी बार एग्जाम में आई हुई है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रतिगमन गुणांक होते हैं मूल बिंदु से स्वतंत्र, पैमाने से नहीं, दोनों से स्वतंत्र या दोनों से स्वतंत्र नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा पैमाने से स्वतंत्र नहीं होते, जबकि मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है दोस्तों, दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को x बार कोमा y बार बिंदु पर काटती है। दोस्तों इस प्रॉपर्टी का भी काफी यूज है, इससे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से ये x बार तथा y बार बिंदु पर काटती है। जब भी हमें दो रिग्रेशन लाइन दे रखी होगी, आपसे पूछ लेंगे कि x का मीन क्या होगा, तो दोस्तों दोनों जहां पर काटेगी, ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं कर्व बनाऊं, जैसे मैंने बोल दिया ये x ऑन y है, ये y ऑन x है, अगर ये मेरा नीचे x है, ये y है, तो दोस्तों नीचे तो हमें मिलेगा x बार और यहाँ हमें मिल जाएगा y बार। इसका मतलब x ऑन y और y ऑन x रेखा को सोल्व करने पर जो कॉमन मान आएगा x का वो तो मेरा होगा x बार, और जो कॉमन मान आएगा y का वो मेरा होगा y बार। क्वेश्चन से आगे करेंगे, अभी यहाँ पर याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो x के मीन और y के मीन पर, मतलब x के समांतर माध्य और y के समांतर माध्य पर ये काटती है। और इस प्रॉपर्टी का टेक्निकल यूज ये है कि दो रिग्रेशन लाइन देने पर उन दोनों रिग्रेशन लाइनों को सोल्व करने पर, जैसे मैंने बोल दिया y बराबर 2x + 3, x बराबर ये,
तो दोनों को सोल्व करने पर जो भी x का मान आएगा सोल्व करने पर वो तो मेरा होगा x बार, और जो भी y का मान आएगा वो मेरा होगा y बार, क्योंकि दोनों लाइनों को एक साथ सोल्व करने पर जो कॉमन मान आता है वो दोनों लाइनों के लिए फिट होता है, और वो दोनों लाइनों के लिए फिट तब होगा जहां पर ये काटती है। तो उसी केस में ये संभव है। तो दोस्तों ये हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 भी याद रखनी कि दोनों प्रतिगमन रेखा एक दूसरे को x बार तथा y बार बिंदु पर काटती है या उनके मीन पर काटती है। प्रॉपर्टी नंबर अगर बात करें प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों ये भी हमें ध्यान रखना है कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य, तो दोस्तों हमारे पास है by(x) इंटू bx(y), ये तो हो गया इनका समांतर माध्य। ये कहता है कि सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है, अधिक या बराबर होता है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर मोड क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारा ये जो प्रॉपर्टी है ये मोड लगाने पर ही कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है। कारण क्योंकि r का मान अगर नेगेटिव होता है तो bx(y) और by(x) भी नेगेटिव आएंगे, और दोनों का जो समांतर माध्य गुणा प्लस होगा, समांतर माध्य भी नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही मैग्नीट्यूड की कि संबंध ज़्यादा मतलब वैल्यू ज़्यादा कहाँ होगी। जैसे ये माइनस पॉइंट, सपोज यहाँ r होता 0.87, वो भी माइनस में, और ये तो होता 0.87 माइनस में, और दोस्तों ये होता 0.93 माइनस में। अब क्योंकि नेगेटिव में क्या है, छोटी वैल्यू तो होती है दोस्तों बड़ी, और छोटी वैल्यू तो हो जाती है बड़ी, और बड़ी वैल्यू जाती है छोटी। तो मोड लगाने से केवल मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव हट जाएंगे, केवल इसकी जो r का घनिष्ठतम मान है, मतलब जो एक्चुअल उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू है और जो इसका मूल वैल्यू है वही कंपैरिजन हो जाएगी। तो मोड लगाने पर ही ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ऐसे सेटिस्फाई नहीं करती। अगर दोनों पॉजिटिव है जब तो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर जाती है। अगर r और हमारा पॉजिटिव है जब तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली फुल होती है, लेकिन r अगर नेगेटिव आ जाए तो मोड लगाने पर ये सेटिस्फाई करती है। हमें इतना याद रखना है कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। यदि दोस्तों सहसंबंध गुणांक 0 आपको यहां पर दे रखा है कि r बराबर 0, क्या दे रखा है, r बराबर 0, तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है या एक दूसरे के लंबवत होगी। दोस्तों यहां पर इस तरह से रेखाएं बनेगी, ये हो गई मेरी r बराबर 0, यहाँ भी r बराबर 0, ये हो गया x और y। तो दोस्तों ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि यदि r बराबर 0 है, सहसंबंध गुणांक 0 है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी या एक दूसरे के समानांतर होगी या एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो हमारा आंसर होगा एक दूसरे के लंबवत होगी, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या फिर क्या कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटेगी। तो ये भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में कई बार आई हुई है। या बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के दोस्तों कह सकते हैं यार दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये प्रॉपर्टी दोस्तों हमें याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर हम देखेंगे 9। ये प्रॉपर्टी भी है जो एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। यदि दोस्तों r का मान +1 या -1 है, इसका मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन है। r का मान यदि सहसंबंध गुणांक का मान +1 या -1 है तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे में निहित होगी या एक ही रेखा होगी। ध्यान रखना दोस्तों, यदि r का मान +1 या -1 है तो जैसे हम अलग अलग निकालते हैं y(x) रेखा और x(y), तो उस केस में हमारी रेखा एक ही होगी और अलग अलग रेखाएं नहीं आएगी। हम बोल सकते हैं एक रेखा के ऊपर दूसरी होगी या एक दूसरे में निहित होगी। यहाँ पर इंग्लिश में दोस्तों एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कोइंसाइड। ये आपको हिंदी वालों को भी याद रखना है, कभी कन्फ्यूजन हो जाए, कुछ हिंदी में उल्टा पुल्टा दे दे। तो बोथ रिग्रेशन लाइन आर कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी या एक ही रेखा होगी। उस केस में दोस्तों y(x) और x(y) दोनों रेखाएं एक ही आएगी और वहां पर भी हम इजी वे में उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी प्रॉपर्टी हुई। नो प्रॉपर्टी अगर बात करें शुरू से वापस से एक बार तो देखते हैं।
वापस से देखते हैं एक बार शुरू से। पहली प्रॉपर्टी हमारी थी कि प्रतिगमन गुणांक की सीमा होती है -∞ से +∞। दूसरी दोस्तों है प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि सहसंबंध गुणांक के चिन्ह हमेशा समान होंगे। और तीसरा हमने पढ़ा एक से बड़ा तो दूसरा निश्चित एक से छोटा होगा, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं होता है। पांचवा हमने पढ़ा कि मूल बिंदु में परिवर्तन से तो स्वतंत्र होते हैं, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं या स्वतंत्र नहीं होते हैं। दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को x बार और y बार बिंदु पर काटती है। हमने पढ़ा कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है। आठवां हमने पढ़ा कि 8वें नंबर पे हमने पढ़ी कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होगी, 90 डिग्री एंगल पर काटेगी। कब काटेगी? जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका 0 हो। और 9वां हमने पढ़ा कि सहसंबंध गुणांक -1 या +1 है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे में कोइंसाइड होगी या दोनों रेखाएं एक दूसरे में निहित होगी। तो दोस्तों ये हमने 9 प्रॉपर्टीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ें, तब इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद ही नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस आपके थोड़े बहुत समझ में आएंगे और इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका वही है। ठीक है दोस्तों।